मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक फंगस की। एक ऐसे फंगस की जो मौजूद तो काफी दिनों से हमारे बीच में है, लेकिन इसकी चर्चा पहले कभी नहीं होती थी। अब कोरोना मरीजों में इसकी मौजूदगी ने इसे चर्चा में ला दिया है और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कोरोना मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ब्लैक फंगस के मरीज तकरीबन हर राज्य में देखे जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि अपने एक्सपर्ट के साथ कि ब्लैक फंगस कितना नुकसानदेह है, कितना फैटल है और क्या कोरोना से इसका कोई संबंध है और किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है। इन सारी चीजों पर अपने एक्सपर्ट के साथ हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है ब्लैक फंगस पे, उसे देखते हैं। उसके बाद अपने जो गेस्ट है हमारे डॉक्टर पवन स्थापक है, नेत्र विशेषज्ञ है, राजेश भारद्वाज है, ENT स्पेशलिस्ट, इसके अलावा रोहित नंदा है, वो भी नेत्र विशेषज्ञ है। उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया में कोरोना वायरस का कोहराम बरकरार है। साल 2019 से शुरू हुई ये महामारी अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में फैली हुई है और अपना कहर भरपा रही है। कोरोना की दूसरी लहर अपनी पीक से गुजर चुकी है। पिछले 12 दिनों से कोविड-19 के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी है, लेकिन कोरोना वायरस के साथ साथ अब देश नई बीमारी ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस से परेशान है। ब्लैक फंगस के मामले कोविड मरीजों में सबसे ज्यादा है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में ब्लैक फंगस का संक्रमण भी देखा जा रहा है। ब्लैक फंगस आंखों की बीमारी है, जिसका शिकार होने पर मरीज की आंखों की रोशनी तक जा सकती है। ICMR ने बताया है कि ये बीमारी शरीर में बहुत तेजी से फैलती है, जिससे बॉडी के कई अंगों पर असर पड़ सकता है। ब्लैक फंगस उन मरीजों में ज्यादा देखने को मिला है जो डायबिटीज से पीड़ित है। ब्लैक फंगस के कारण सिर दर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नाक बंद या साइनस के अलावा देखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। ये फंगल संक्रमण मोल्डों के समूह के कारण होता है, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये मोल्डो पूरे वातावरण में रहते हैं। ये ज्यादातर मिट्टी में तथा पत्तियों, खाद एवं ढेरों जैसे कार्बनिक पदार्थों के क्षय में पाए जाते हैं। कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ इम्यून सिस्टम पर असर डालती हैं। इन कारकों के कारण कोविड-19 मरीजों को म्यूकोरमाइकोसिस जैसे सूक्ष्म जीवों के हमले के खिलाफ लड़ाई में विफल होने के नए खतरे का सामना करना पड़ता है। ये उन्हीं को प्रभावित करते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ब्लैक फंगस जो है अब सामने है सबके और काफी खतरनाक है, जानलेवा साबित हो रही है। इसके क्या है बचने के उपाय, किस तरीके से कोरोना से इसका क्या संबंध है और किस तरीके से बचा जा सकता है, क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, इन पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रोहित नंदा हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ, पवन संस्थापक, ये भी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा राजेश भारद्वाज जी है हमारे साथ, ENT सर्जन है। और शुरुआत चर्चा की मैं राजेश जी से ही करना चाहूंगा। राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। सबसे पहले तो अपने तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा और पहला सवाल राजेश जी से आपसे मेरा ये है कि कहते हैं ना कि मुसीबत जब आती है तो अकेले नहीं आती है। ये कोरोना के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पहला स्ट्रेन आया, दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद कोरोना के साथ जो है ये नया ब्लैक फंगस जैसी चीज़ आ गई है। पहले से भी लोग कह रहे थे कि पहले से भी है, और जो नेत्र सर्जन से हमारी बातचीत हो रही थी उनका कहना था कि पहले भी हमारे पास इस तरीके के मरीज आते थे। ये जवाब तो मैं हमारे साथ दो नेत्र विशेषज्ञ बैठे हुए उनसे लेंगे, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि कितना खतरनाक है ये ब्लैक फंगस, कितना खतरनाक है और कोरोना से इसका क्या संबंध है? क्या कोरोना और ब्लैक फंगस साथ ही या अकेले भी ब्लैक फंगस आपकी जान ले सकता है? मुकेश जी नमस्कार। ये पुरानी बीमारी है, कोई नई बीमारी नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस पहले भी हम देखते थे, खासकर उनमें देखते थे जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट थे, जो डायबिटिक थे, जो डायबिटिक कंट्रोल में नहीं आते थे, या जिनको हाई डोज स्टेरॉइड या किसी भी इम्यून मॉड्यूलेटर ड्रग पे डाला जाता था, जैसे कि कीमोथेरेपी। पिछले जो पहला वाला वेव आया था कोरोना का, कोविड का, तब भी हमने इस तरह के म्यूकोरमाइकोसिस के केस देखे थे। लेकिन इस बार दो चीजें हैं, एक तो क्योंकि केस ज्यादा हैं तो म्यूकोरमाइकोसिस के केस भी ज्यादा हैं, और शायद ये डिजीज ने और ये जो नया वायरस है इसने क्या पलटी मारी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा केस दिख रहे हैं जिसमें ENT स्पेशलिस्ट को हर रोज इस तरह के केस देखे जा रहे हैं जी। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि ये उन पेशेंट में होता है जो म्यूकोरमाइकोसिस से रिकवर करते हैं, जो डायबिटिक थे, डिजीज के दौरान उनको हाई डोज स्टेरॉइड दिया गया था, डिजीज के दौरान उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन दी थी और ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहे थे जो लंबे दौरान तक चला था।
इन लोगों को रिकवरी के फेज में अगर फेशियल स्वेलिंग, फेशियल डिस्कलरेशन, नाक से ब्लड क्लॉट या कोई क्रस्ट गिरना, मुंह पे, चीक पे या एक साइड पेन पे दर्द होना, आंख में दर्द होना, आंख की सूजन होना, आंख में रोशनी की कमजोरी होना या ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो, तो ये हम प्राइमरी सिम्टम समझते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के। जी हमारे साथ रोहित नंदा जी हैं। रोहित नंदा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इससे पहले क्या ब्लैक फंगस के जो केसेस थे क्या आप लोगों के सामने थे? जैसे राजेश जी बता रहे हैं, हमने भी पढ़ा है, बहुत लोगों से बात की, तो ब्लैक फंगस तो केस तो था, लेकिन लोगों के बीच में जानकारी इतनी नहीं थी, और ख़ासतौर पे हम जैसे जो लेमैन हैं, जो कि इतनी जानकारी मेडिकल साइंस के बारे में नहीं रखते हैं, उनको इनके बारे में पता नहीं था। ये कोरोना के साथ ही हम लोगों ने इसकी जानकारी हमें मिली है कि अब कोई ब्लैक फंगस जैसी चीज़ भी है। क्या पहले भी आपने देखा है? क्या आप सावधानी बरतनी चाहिए अगर ब्लैक फंगस के मरीज आपके आसपास आते हैं? और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा राजेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा ये कि क्या ये संक्रमण जिस तरीके से कहते हैं कि कोरोना के मरीज का जो है उनके संपर्क में ना आए, वो फैलता है, संक्रमण होता है उससे, क्या ब्लैक फंगस भी संक्रमित कर सकता है? रोहित जी। हाँ, नमस्ते मुकेश जी। नमस्ते। अब ये हम ब्लैक फंगस जो म्यूकोरमाइकोसिस है, आजकल काफी ज्यादा पेशेंट घबराए हुए हैं और हमारे पास काफी कंप्लेंट्स आती हैं कि भी हमारा कोरोना के बाद रेडनेस हो गई, आंख पेन हो रहा है, नजर काफी कम हो गई है और डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये पेशेंट जितने भी आते हैं, मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी ऐसा सिम्टम आ रहा तो इमीडिएटली अपने आई डॉक्टर के पास जाइए या फिर अपने फिजिशियन से बात करिए। रही बात, तो ये ब्लैक फंगस जो ये कंटेजियस बिल्कुल भी नहीं है कि छूने से फैलता है, ये मिथ है लोगों में। दूसरा है कि ऑक्सीजनेशन या ह्यूमिडिफायर से ये होता है या वाटर से होता है, ये भी एक मिथ है, तो इससे बिल्कुल नहीं वो करना चाहिए। तो फिर ये फैलता कैसे है? क्या ये हवा में इसके जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो भी है, क्या ये हवा में होते हैं? फंगस के स्पोर्स होते हैं वो एयर में होते हैं और वो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाके लंग्स वगैरह में इफेक्ट करता है। ओके। पवन जी, क्या जिस तरीके से नंदा जी कह रहे हैं कि ये एयर में होता है, तो जो कोरोना से बचाव के लिए जो मास्क पहनने की बात की थी कि मास्क पहने, तो क्या मास्क से इसकी भी इलाज या इससे भी बचाव किया जा सकता है? जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन अगर हवा में है, उसके म्यूकस अगर हवा में है, तो वो तो आपको इन्फेक्ट कर ही सकता है। तो मुझे लगता है कि मास्क जो है वो कोविड से ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है। ब्लैक फंगस जो है, मेरी आवाज़ आ रही क्या? जी बिल्कुल आ रही है। ब्लैक फंगस जो है वो हवा में नहीं रहता है। ब्लैक फंगस या तो आपके आसपास के पानी में या वनस्पति में हो सकता है। ब्लैक फंगस का जो मुख्य कारण है जो पोस्ट कोविड हो रहा है, एक तो ऑक्सीजन जो लंबे समय तक पेशेंट को दी जाती है, और जो फ्लो मीटर है अगर उसमें नल का पानी भरा जाए डिस्टिल वाटर की जगह, तो एक सोर्स है कि उस ऑक्सीजन मास के वजह से नाक के अंदर आ सकता है। ये जो फंगस है ये कोई ऐसा फंगस नहीं है, ये तो हमेशा वातावरण में रहता है जी। पर चूंकि पेशेंट को स्टेरॉइड चले हैं, उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, और लंबे समय तक स्टेरॉइड चलने की वजह से जो डायबिटिक नहीं है वो डायबिटिक हो गए हैं, या जो डायबिटिक है उनका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे मरीज जब बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है तो उनकी टिश्यू और सेल्स में शुगर बढ़ता है, तो फंगस के लिए बहुत अनुकूल वातावरण हो जाता है। और फंगस चूंकि वहाँ इम्यूनिटी कम है, इसलिए वो फंगस अटैक करता है और फंगल इन्फेक्शन उस पेशेंट में शुरू हो जाता है। फंगस जो है वो हवा में उड़ के कभी आता नहीं है, और जिस तरह से कोरोना वायरस की जरूर बात चल रही है कि वो एयर में एरोसॉल करके वो ट्रेवल करता है, पर फंगस के लिए तो कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए आपकी नाक तक पहुंचने के लिए। तो कोरोना के भी जो ये है विषाणु जो वायरस हैं, उनके बारे में तो ये कहा था कि वो तो वाटर ड्रॉपलेट्स में है, वो भी हवा में नहीं है। लेकिन अभी एक नई रिसर्च जो आई है कुछ जगहों से, उनमें ये कहा जा रहा है कि ये ट्रैवल भी एयर के माध्यम से भी ट्रैवल कर रही है। कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, अभी तक जो स्टडी मैंने देखी है कि ये जो लगभग 6-7 फुट की हाइट तक हवा में ये एरोसॉल जो है वो ड्रॉपलेट जो है वो इस हाइट तक हवा में ट्रेवल कर सकते हैं, पर ऐसे एविडेंसेस अभी नहीं मिले हैं और न इस तरह का संक्रमण मिला है कि हवा के माध्यम से। क्योंकि जब ये बात चल रही थी कि हवा के माध्यम से ये फैलते हैं, तब लगभग अपना सेकंड वेव पीक के ऊपर था जी। और धीरे धीरे तो अब सेकंड वेव जो है वो डिक्लाइन की तरफ है, पर ऐसे एविडेंसेस मिले नहीं है अभी।
तो एक चीज मैं राजेश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या जिस तरीके से ब्लैक फंगस की बात कर रही है, लोग कह रहे हैं काफ़ी खतरनाक है, लेकिन जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि ये उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन कोरोना के साथ यदि आपको ये होता है तो शायद ये ज़्यादा खतरनाक है और लोगों की जान जो जा रही है, तो क्या कोरोना पेशेंट्स जो हैं उनमें अगर ये ब्लैक फंगस आता है तो उनके लिए ज़्यादा घातक है, या जिनके पास केवल जिनको कोरोना नहीं हुआ है, कोरोना से संक्रमित नहीं है और उनको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो आराम से जो है उससे बाहर आ सकते हैं, लेकिन कोरोना वाले के लिए ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो शायद कमज़ोर हो गई है? राजेश जी। म्यूकोरमाइकोसिस जो है, म्यूकर एक नॉर्मल कमेंसल है, यानी कि शरीर में रहता है, जैसे डॉक्टर पवन भी बता रहे थे। और जब बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है या शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो ये फंगस वहीं पर बैठा बैठा ही ग्रो करना शुरू कर देता है। ये फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जो आईज और ब्रेन को अफेक्ट करता है, शुरू से ही खतरनाक बीमारी रही है जब से, और जहां भी हमने इसको देखा है, आई की इन्वॉल्वमेंट, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट और मोर्टेलिटी, ये तीनों चीजें हैं। सो विजन लॉस, आई लॉस एज वेल एज स्प्रेड टू द ब्रेन, ये जब पुरानी बीमारी थी तब भी थी और अभी भी है। अभी हमारा इसका ऊपर इंटरेस्ट या निशाना इसलिए गया है क्योंकि नंबर अचानक, क्योंकि नंबर ज्यादा बढ़ गए, कोरोना के केस बढ़ गए। कोरोना के केस में हमने इतनी लापरवाही की, घर में बैठे बैठे अपने हेवी स्टेरॉइड बिना किसी के जाने, बिना किसी को पूछे हमने शुरू कर दिए और बिना समझे इस बीमारी के बारे में डे 1 से हमने स्टेरॉइड शुरू कर दिए, चाहे डायबिटिक है या नहीं है। तो इसलिए नंबर अचानक इतने बढ़ गए कि हमको पता चल रहा है इस बीमारी के बारे में, लेकिन ये वही बीमारी है जो पहले थी। हाँ, कोरोना से जूझता हुआ मरीज, वैसे ही उसकी इम्यूनिटी लो है, उसकी लंग कैपेसिटी खराब है, उसका शुगर वैल्यूज थोड़ी डिस्टर्ब हैं और उसका ओवरऑल उसकी जो बॉडी की फाइट करने की क्षमता कम है। इसलिए शायद बाद में जब हम रिजल्ट कोलेट करेंगे हमको पता चलेगा इसमें शायद मोर्टेलिटी थोड़ी ज्यादा थी, विजन लॉस भी काफी मरीजों को हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अपने तीनों एक्सपर्ट से मैं जानना चाहूँगा कि जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो हम लोग उसको काउंट तो कोरोना के केस में ही कर रहे हैं, क्या ये संभव है कि जो कोरोना केस में हम जिनको काउंट कर रहे हैं वो कोरोना की वजह से कम और ब्लैक फंगस की वजह से ज़्यादा उनकी डेथ हो रही है? मुकेश जी, मैं राजेश जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुकेश जी, मैं इसमें ये बताऊंगा, ये बेसिकली एक्चुअली मैथमेटिक्स है या रोल ओवर इफेक्ट है। रोल ओवर इफेक्ट ये है कि जब संक्रमण के केस 4 लाख के थे तो आज 4 लाख पेशेंट आज बीमार हुए, न्यू केसेस अगर आज बीमार होंगे तो 4 से 5 से 7 दिन तक हम होम मैनेजमेंट करेंगे, होम केयर करेंगे और धीरे धीरे करके वो इम्यून स्टेटस आएगा पेशेंट का, जब वो इम्यूनिटी उसकी फाइट करेगी डिजीज में, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। उस समय पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल फॉल करेंगे, खांसी बढ़ेगी, बुखार आएगा और उस समय क्योंकि ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। इस पूरी प्रोसेस में करीब 7 से 10 दिन लग जाते हैं। 10वें दिन पेशेंट हॉस्पिटल गया, उसके बाद वो 10 से 12 दिन तक पेशेंट और डॉक्टर और पेशेंट की इम्यून सिस्टम और वायरस ये सब मिल के आपस में युद्ध चल रहा है। और उस युद्ध में कौन जीतता है, मरीज जीतता है या वायरस जीतता है, उसमें और लग जाते हैं 10 से 12 दिन। तो ये बेसिकली नंबर्स के ऊपर है, क्योंकि 10 दिन पहले हमारे आंकड़े सबसे ज्यादा थे। जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, हॉस्पिटल में पहुंच के सीरियस होते हैं, सीरियस होके सकम करते हैं डिजीज से, उस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। सो दो नंबर ऑफ केसेस इज गोइंग डाउन, नंबर ऑफ डेथ को फॉल करने में उतना ही समय लगेगा, 10 से 15 दिन लगेंगे उसमें। अच्छा, एक चीज़ मैं राजेश जी और जानना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है कि अगर कोरोना से मौत हुई है तो पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है बॉडी का, तो फिर हम कैसे पता कर सकते हैं इस बात को कि डेथ जो है वो कोरोना से हुई है या ब्लैक फंगस के कारण हुई है? इसकी जानकारी कैसे होती है? वो केस रिकॉर्ड में आता है। सो कॉज ऑफ डेथ जब पेशेंट को देख रहे होते हैं हम हॉस्पिटल में, और अगर कोरोना रिलेटेड निमोनिया से अगर पेशेंट की डेथ होती है, सो वी से प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ इज कोविड-19। अगर पेशेंट को कोविड-19 के साथ म्यूकोरमाइकोसिस हुआ होता है तो कोविड-19 एज प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ बोलते हैं, एंड सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ वी विल मेंशन एज म्यूकोरमाइकोसिस। वो डेथ सर्टिफिकेट में दर्ज किया जाएगा, उसमें पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे थे हॉस्पिटल में, और पेशेंट जब सकम करेगा या एक्सपायर करेगा वो कॉज ऑफ डेथ में जरूर मेंशन किया जाएगा। ओके,
बहुत अच्छी जानकारी दी आपने ये। और डॉक्टर नंदा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके की सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्योंकि ये तो डॉक्टर के क्लिनिक में जब आएंगे, डॉक्टर के साथ जब जुड़ेंगे तब पता चलेगा कि हमारे पास ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हमें हो चुका है, लेकिन घर में आदमी कैसे पहचाने कि हमें इन्फेक्शन हो गया है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए और लक्षण क्या है जिसके आधार पर मरीज ये तय करे कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नंदा जी। अगर पेशेंट जी, जैसे पेशेंट जैसे कोरोना का पेशेंट है इन द ट्रीटमेंट या पोस्ट कोविड पेशेंट्स होते हैं, तो अगर आईज में बोलते हैं तो उनको रेडनेस या स्वेलिंग होने लगती है, आई पेन होने लगता है या डिस्चार्ज हो रहा है आंख से। विजन कई पेशेंट में काफी कंप्लेंट करते हैं कि विजन काफी ड्रॉप हो रही है या ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है या कुछ डिस्चार्ज चल रहा है या नेक्रोज या अल्सरेशन फॉर्मेशन हो रहा है, तो इमीडिएटली जाके डॉक्टर से बात करें और अपना डायबिटिक लेवल डेफिनेटली कंट्रोल रखें। जी पवन जी, ये तो हुई सावधानियां, ये तो लक्षण वे सब। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए हमें घर में? मान लीजिए क्योंकि अभी कोरोना काल में क्या हो रहा है, लोग डॉक्टर के पास जाने से डर रहे हैं, हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अभी घर में तो ठीक है, पता नहीं हॉस्पिटल गए तो दूसरा कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो जो लोग हैं वो हॉस्पिटल जाने से भी डर रहे हैं। बिल्कुल जब तक इमरजेंसी नहीं हो जाती है तब तक लोग हॉस्पिटल जाने से बचते हैं। तो घर में अगर है व्यक्ति तो कैसे पता चले और क्या प्रिकॉशन ले? अगर उनको पता चल गया, जैसा कि नंदा जी कह रहे थे कि ये सारे लक्षण हैं, ये लक्षण अगर मुझे हैं तो क्या मुझे डॉक्टर के पास ही जाना एकमात्र उपाय है या घर में भी कुछ प्रिकॉशन लिया जा सकता है? पवन जी। पहली बात तो ये है कि अगर डेथ पेशेंट की हुई है तो कोरोना से हुई है कि ब्लैक फंगस से, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि कोरोना से डेथ इमीडिएटली होती है। ब्लैक फंगस कभी इतना सीवियर नहीं होता ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, वो तो स्टेरॉइड यूज की वजह से 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद बॉडी में अपीयर होता है। इसलिए दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर ये किसी को नाक बंद हो रही है, आंख के अंदर स्वेलिंग आ रही है, आंख से पानी आना शुरू हो गया, आंख थोड़ा बाहर की तरफ निकल गई है, साइनसेस जो है ये जो आंख के पीछे की जो हड्डियां हैं इसमें लगता है कुछ जाम है, सिर भारी है, तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि कुछ ब्लैक फंगस जैसी चीज आने वाली है। और मरीज को, चूंकि अब अवेयरनेस का जमाना है, सब जान जाएंगे कि मेरे को मैंने इतनी भारी मात्रा में स्टेरॉइड लिया है और स्टेरॉइड और ब्लड शुगर अभी कितना चल रहा है, ये सब बातें अगर फेवर में लगती हैं कि शुगर भी बढ़ा हुआ है और ये समस्याएं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से उनको सबसे पहले ENT वाले डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि नाक से इन्फेक्शन शुरू होता है, नाक में यहाँ ब्लैक स्पॉट आता है, इसके बाद ये धीरे धीरे साइनस की तरफ जाता है। अगर साइनस की तरफ जाएगा तो ये जो मैक्सिलरी बोन है, कई बार जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है या डेंटल सर्जन है, ये बोन को निकालने की जरूरत भी पड़ती है और यहाँ से पीछे होके आंख के पीछे चला जाता है जी। आंख के पीछे जाके ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी को ऑक्लूड कर देता है फंगस, और आंख के आसपास जो फैट रहता है, जो बसा रहता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए उस समय फिर आंख की रोशनी तो जा चुकी रहती, आंख को निकालना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो आंख है वो सोर्स ऑफ फंगल लोड अगर उसके अंदर बढ़ता है तो वो ब्रेन की तरफ, आंख की नस के बाजू से ब्रेन की तरफ जाता है, और एक बार अगर ब्रेन की तरफ ये फंगस पहुंच जाता है तो फिर मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर काफी बढ़ जाती है। ओके, तो ये तो डॉक्टर साहब आपने ये कहा कि अगर कोरोना का पेशेंट है तब ये चीज़ें उनको आता है, तब ब्लैक फंगस खतरनाक है। लेकिन मान लीजिए एक सामान्य आदमी है जिसको कोरोना नहीं है, वो कैसे पहचान करे कि मुझे ब्लैक फंगस, अगर ये सारे सिम्टम उसमें हो रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? एक सामान्य आदमी में ब्लैक फंगस नॉर्मल तौर पे भी वनस्पति में हमारे आसपास चारों तरफ रहता है, हमारे किचन में भी रहता है, कभी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि सामान्य तौर पर मनुष्य की जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो इतनी रहती है कि फंगस जैसे एक कमजोर चीज को कभी अटैक करने का मौका नहीं मिलता, हिम्मत भी नहीं होती। जब इम्यूनिटी हमारी वीक होती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, स्टेरॉइड खाने की वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तभी ये फंगस हमारे शरीर में इन्फेक्शन कर सकता है, नॉर्मल तौर पर कभी नहीं। तो इसका निष्कर्ष ये हम निकाल सकते हैं कि जिनको कोरोना संक्रमण हुआ है या जो कोरोना संक्रमित हैं उनको ही खतरा ज्यादा है, सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है इस ब्लैक फंगस से। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि जिसको एक बार कोरोना हुआ है उसको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होगा ही होगा, ऐसा कोई पक्का नहीं है जी। अगर अपने ट्रीटमेंट के दौरान जब उनका कोरोना का इलाज चल रहा है, वो अपना ब्लड शुगर के ऊपर बराबर ध्यान रखते हैं कि शुगर का लेवल, कई बार क्या होता है कि रेडीमेड जो प्रिस्क्रिप्शन कोरोना का इलाज हर व्यक्ति करने लगा, जो पुराना डॉक्टर का किसी का और का प्रिस्क्रिप्शन है उसी को देख के लोग दवा लेते हैं, उसमें उस मरीज के सेहत के हिसाब से हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड लिखा होता है, उसको ये भी ले लेते हैं और
उसमें जब डॉक्टर किसी को प्रिस्क्रिप्शन करता है तो ब्लड शुगर भी रेगुलर मॉनिटर करता है, ब्लड शुगर बढ़ तो नहीं रहा है, पर ये मरीज स्टेरॉइड तो लेते हैं पर ब्लड शुगर का ध्यान नहीं रखते। और ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से, स्टेरॉइड लेने की वजह से जो प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तभी मरीज को ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी होती है। एक सवाल मैं अपने तीनों एक्सपर्ट से पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले राजेश भारद्वाज जी इस पे जवाब दें कि अगर कोई वैक्सीन ले चुका है व्यक्ति, तो क्या उनको, चूँकि संक्रमण ये कोविड के लिए है वैक्सीन जो अभी जो आ रही है, कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो चाहे स्पुतनिक हो, तो क्या ब्लैक फंगस पे भी ये कारगर होगी? क्योंकि ये चूँकि इम्यून सिस्टम पे आधारित, वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है, तो क्या इससे जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड है पूरी तरीके से, दोनों डोज ले चुका है, उनको ये खतरा ना के बराबर है? राजेश जी। वैक्सीन काम करेगा, कारगर है, क्योंकि बीमारी अगर नहीं होगी तो बीमारी की कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी, बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर वैक्सीन लेने के बाद किसी को माइल्ड डिजीज होगी तो यही हम समझेंगे, ये इसका नेचुरल कंक्लूजन है कि वो आंखों तक नहीं पहुंचेगी और फंगस को एक्टिवेट नहीं करेगी। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जस्ट एक मौका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं बताने के लिए दर्शकों को कि तरह तरह के स्टीरॉयड होते हैं। एक प्रेडनिसोलोन है, एक मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, एक डेक्सामेथाजोन है, एक डेफ्लाकॉट है। लोग सोचते हैं स्टीरॉयड शुरू करना है। मेरे बगल वाले को कोरोना हुआ था, उसने मेड्रोल 16 मिलीग्राम 2 बार दिन में ले ली, तो मैं डेक्सोना ऑर्डर कर देता हूं, डेक्सोना दिन में 2 बार ले लेता हूं। डेक्सोना की डोज इतनी ज्यादा कम होती है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन की ज्यादा होती है, वाइसोलोन या प्रेडनिसोलोन की अलग होती है। तरह तरह के स्टीरॉयड हैं, इनकी तरह तरह की अपनी डोजेज है। मेरा हमेशा ये रिक्वेस्ट रहा है, अपने आप किसी और दूसरे पेशेंट का पर्चा, जैसे डॉक्टर पवन भी बता रहे थे, प्लीज फॉलो मत करिए। ये कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होता है आपके लिए। आप स्टीरॉयड अपने आप घर में बैठे प्लीज मत शुरू करिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि दूसरे पे जो दवा इस्तेमाल की गई है वो उस दवा का इस्तेमाल आप अपने पे ना करें। दूसरे के प्रिस्क्रिप्शन पे जो दवा लिखी गई है वो पर्टिकुलर उस मरीज के लिए है, ना कि आपके लिए। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए हमारे तीनों जो मेहमान डॉक्टर थे, डॉक्टर राजेश भारद्वाज जी, रोहित नंदा जी और पवन जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छी बातें आपने की। मुझे लग रहा है जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उन्हें फ़ायदा हो रहा होगा और ब्लैक फंगस से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है, अगर कोरोना हुआ भी है तो जरूरी नहीं कि आपको ब्लैक फंगस हो, और अगर आपको कोरोना संक्रमण नहीं है तो ब्लैक फंगस आपको होने की संभावना बिल्कुल ही नगण्य है। इसलिए ब्लैक फंगस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ब्लैक फंगस ने आप पे अटैक किया है तो सीधे डॉक्टर के पास जाइए, घर में बैठ करके इसका इलाज मत कीजिए। दूसरे के प्रेस्क्रिप्शन के आधार पे ना तो कोरोना का इलाज कीजिए, ना ही ब्लैक फंगस का, और ना ही किसी भी दूसरी बीमारी का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।